If a fifth degree polynomial is divided by a quadratic polynomial, if a fifth degree polynomial is divided by a quadratic polynomial, if a fifth degree polynomial is divided by a quadratic polynomial, comma, write the possible degree of the quotient. Write the possible degree of the quotient. तो क्वोशंट में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने ना ये देखा कि अगर मान लो x प्लस 1 है और x प्लस 1 से हम डिवाइड कर रहे हैं, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को x प्लस 1 से डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 को। तो इसमें हमें क्या देखना होता है कि सिर्फ पहला टर्म देखना होता है। तो जैसे x है, x में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि एक्स स्क्वायर आ जाए x, तो x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 इज x, ये हो गया। अब नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है माइनस का, तो इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 2x से 2x कट गया, मतलब 2x माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस एक्स, और ऊपर से प्लस 3 नीचे हमने लिख लिया। अब x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x आ जाए प्लस का 1, तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, 1 इंटू 1 इज 1, नीचे वालों का साइन चेंज हो जाता है, ये माइनस x से x कट गया, 3 माइनस 1 इज 2। तो देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर हमारे पास हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पॉलिनोमियल है ये कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ये है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल, सेकंड डिग्री का, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप ये देखिएगा कि क्वाड्रेटिक या सेकंड डिग्री, इसका मतलब कैसे है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी मैक्सिमम पावर में से इसकी मैक्सिमम पावर को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 2 माइनस 1, तो जो क्वोशंट आया, क्वोशंट की पावर क्या आ रही है, मैक्सिमम 1, यानी कि क्वोशंट 1 डिग्री का पॉलिनोमियल मिल रहा है, 1 डिग्री का पॉलिनोमियल। इसी तरीके से इफ अ फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मतलब क्या है कि उसकी मैक्सिमम पावर, उसमें एक्सप्रेशन जो होगा उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो फिफ्थ डिग्री में मैक्सिमम पावर क्या होगी, 5 होगी, ठीक है। तो फिफ्थ डिग्री वाले को यानी कि x की पावर 5 प्लस एनीथिंग जो भी आगे एक्सप्रेशन दे रखा हो, और इसको x की पावर 2 प्लस एनीथिंग कुछ भी हो आगे, उससे हमको डिवाइड करना है। तो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूँ कि x की पावर 5 आ जाए, एक्स क्यूब, तो इसका मतलब कौन सी डिग्री हो गई इसकी, 3, इसकी मैक्सिमम पावर क्या हो गई, क्वोशंट की 3 होगी। तो अगर कोई फिफ्थ डिग्री का पॉलिनोमियल किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाता है, तो जो क्वोशंट है, क्वोशंट इधर लिखा जाता है ना, ये क्वोशंट ही तो है, तो जो क्वोशंट है, क्वोशंट की डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो वो कैसे पता चलता है, जिसको भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं फिफ्थ डिग्री पॉलिनोमियल को, जिससे कर रहे हैं यानी कि डिवाइजर, वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 5 माइनस 2 इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ गया, 3 आ गया, समझ गए, ठीक है। तो इसमें सीधा सीधा वो बोल रहे हैं राइट द पॉसिबल डिग्री ऑफ द क्वोशंट, तो डिग्री ऑफ द क्वोशंट इज, डिग्री ऑफ द क्वोशंट, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, इज इक्वल टू डिग्री ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड मतलब जिस जो डिवाइड होता है, जिसको डिवाइड करा जाता है वो, माइनस डिग्री ऑफ डिवाइजर, डिविडेंड में से डिवाइजर की डिग्री को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब 5 माइनस 2, तो 3 आ गया, सही है।
In the given figure, ABC is a triangle in the given figure, ABC is a triangle in which AB is equal to AC. ABC is a triangle in which AB is equal to AC, comma D and E are points D and E are points on the sides AB and AC respectively. On the sides AB and AC respectively. Respectively, comma, such that AD is equal to AE. AD is equal to AE. Show that the points B, C, E and D are concyclic. Points B, C, E and D are concyclic. हाँ जी, कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स कौन से होते हैं बताइएगा जरा। जो ट्रायंगल के पॉइंट्स जो सफिशिएंट नहीं होता, हमारे पास कॉन्साइक्लिक पॉइंट सारे के सारे वो हो जाएंगे जिसमें हम ना ये कहेंगे कि कोई भी 1, 2, 3 या 4 पॉइंट्स, उनको कॉन्साइक्लिक, देखिए दो तरीके के पॉइंट्स होंगे, या तो कोलिनियर आएंगे। तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब क्या है कि वो सारे पॉइंट्स एक लाइन में लाई करें, और कॉन्साइक्लिक का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे पॉइंट्स एक साइकिल में लाई करें। कॉन्साइक्लिक ये कहाँ से निकला? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में से निकला। तो जैसे मैं ये कह देता हूँ ना कि मान लो ये है कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने कहा कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसके जो चारों वर्टिसेस हैं 1, 2, 3, 4, ये चारों के चारों सर्कल पर लाई करेंगे इस तरह से लाई करेंगे सर्कल। ठीक है, तो अब अच्छा हाँ, फिगर तो बनाई नहीं मैंने, फिगर देखिएगा। हाँ जी, ये हमको फिगर दे रखी है। अब ना इसमें ये बोल रहे हैं इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल, इन द गिवन फिगर ABC इज अ ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ये वाली लाइन AB और ये वाली जो लाइन है AC, इनकी लेंथ इक्वल दे रखी है। D एंड E आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। तो साइड AB पर एक पॉइंट है D और साइड AC पर एक पॉइंट है E। ठीक है, सच दैट AD इज इक्वल टू AE। तो ये जो AD है कितना, ये इस AE के इक्वल दे रखा है, और पूरी लेंथ जो है AB को AC के इक्वल दे रखी है। शो दैट द पॉइंट्स B, C, E एंड D आर कॉन्साइक्लिक। अच्छा, B, C, E एंड D आर कॉन्साइक्लिक, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई एक सर्कल बनाऊँ, कोई एक ऐसा सर्कल बनाऊँ जो B से होकर गुजर रहा है, तो वो C से, E से और D से भी गुजरेगा। तो ये करने का एक तरीका होता है कि देखिएगा जरा कैसे करेंगे। कॉन्साइक्लिक का मतलब वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की तरह है एक तरह से। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है।
समझ गए? तो अगर मैं अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री प्रूव कर दूं, यानी कि ये जो एंगल ई है और ये एंगल बी है, अगर इन दोनों का सम मैं 180 डिग्री प्रूव कर दूं और एंगल डी और एंगल सी का सम 180 डिग्री प्रूव कर दूं, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ ये कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, ये तरीका होता है प्रूव करने का। तो देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको। सबसे पहले तो मैं यही देखूंगा कि भाई हमारे पास ये एंगल्स आ जाएं, एंगल्स वगैरह कुछ पता चलें, किस तरीके से पता चलेंगे अभी देखता हूँ मैं। आप ये देखिएगा, इसमें ये दे रखा है इन द गिवन ट्रायंगल, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC में क्या दे रखा है, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। AB इज इक्वल टू AC, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। इन ट्रायंगल सर आगे भी कल तो आगे से हो जाएगा। हाँ, वो छोड़ो, उससे कुछ नहीं करना, कुछ और बता रहा हूँ। इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AE, इसी तरह से मैं कहूँगा इन ट्राइंगल ADE, ट्राइंगल ADE ले लिया, ADE में दे रखा है AD इज इक्वल टू AE, इसको मान लो x के इक्वल, इसको मान लो y के इक्वल। मेरी बात समझ में आ गई? ये हमने मान लिया, ये जो पूरी लेंथ है AB और ये जो पूरी लेंथ है AC, ये इक्वल दे रखी है, तो AB को भी x के इक्वल मानो, AC को भी x के इक्वल मानो। ये जो थोड़ी सी लेंथ है AD और ये जो थोड़ी सी लेंथ है AE, इन दोनों को y के इक्वल मान लो, ये y हो गया, ये y हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब जो ये छोटा ट्राइंगल है ना ADE और ये जो बड़ा ट्राइंगल है ABC, इसको सिमिलर प्रूव कर दो। कैसे होगा? हम ये लिखेंगे इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC, AD अपॉन AB, AD अपॉन AB, भाई AD की लेंथ कितनी है y, ठीक है, और पूरा AB की लेंथ कितनी है x है, AD अपॉन AB। इसी तरह से ये जो AE है इसकी लेंथ y और ये जो AC है इस पूरे की लेंथ x हो गई, तो AE अपॉन AC इज इक्वल टू y अपॉन x। पहले तो ये हो गया। उसके बाद अब हम ये कहेंगे कि ये वाला जो एंगल है, ये जो बीच वाला एंगल है, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, ब्रैकेट में लिखिएगा कॉमन एंगल, एंगल DAE इज इक्वल टू एंगल BAC, ये हमारा हो गया कॉमन एंगल। तो अब क्या होगा, आप ये देख लीजिए, कौन सा क्राइटेरिया बोलूँगा इसको मैं, ऐसे यस। भाई हमने क्या यूज़ करा, अगर मैं सिर्फ इस ट्राइंगल की बात करूँ तो ये वाली साइड और ये वाली साइड और ये बीच का एंगल, तो साइड एंगल साइड। बड़े ट्राइंगल की बात करूँ तो AB साइड, AC साइड और बीच का एंगल ये यूज़ करा, तो साइड एंगल साइड हो गया। तो बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाई SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल सिमिलैरिटी किस तरीके से प्रूव करते हैं कि मैंने साइड कौन कौन सी यूज़ करी, मैंने इस वाले छोटे ट्राइंगल पे बड़े ट्राइंगल की कौन सी साइड है कॉरस्पॉन्डिंग AD और AB यूज़ करी मैंने, AD और AB। तो इसको ना ऐसे लिख लेते हैं AD और इधर लिख लीजिए AB। तो आप देखो दोनों में कॉमन अल्फ़ाबेट कौन सा है, A, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, बीच में ले आते हैं कॉमन अल्फ़ाबेट को। तो कॉमन अल्फ़ाबेट को बीच में कैसे लेकर आएंगे, ये जो AD है इसको पलट कर DA कर दो और AB को AB ही रहने दो, तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, DAB। तो ये हो गया ट्राइंगल DAB। ये सिमिलर टू, ऐसे ही क्या यूज़ कर रहा हूँ इधर AE और AC, तो AE
और ए सी, इसमें भी कॉमन अल्फ़ाबेट ए है, तो ए ई को पलट कर लिख दो ई ए। ई ए और ई सी को जब ई ए और ए सी को जब कंबाइन करेंगे तो ई ए सी, ट्रायंगल ई ए सी, ये हो गया। तो बाई ऐसे सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये हो गया। अब हम ये बोलेंगे कि इसमें जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल हो गए। सर ये रफ में कर रहा है ना? हाँ ये रफ में करा, ये वैसे करके नहीं दिखाना, समझ गए। तो हमको ये देखना है कि हमने यूज़ क्या क्या करा। जब मैं साइड एंगल साइड बोल रहा हूँ तो मैंने दो तो साइड्स यूज़ करी है और एक एंगल यूज़ करा है। दो साइड यूज़ करी है तो एक और एक एंगल यूज़ करा है, तो मेजॉरिटी में साइड्स हैं, तो साइड्स को लेकर चलेंगे। ठीक, अब बताइए। हाँ डी ए बी, अच्छा सॉरी डी ए ई, गलती। अच्छा सॉरी मैंने गलत लिखा, अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट्स लेंगे ना, मैंने गलत लिख दिया। हमें लेना है ये वाला भाई ए डी अपॉन ए बी और ए ई अपॉन ए सी, तो मुझे ए डी और ए ई लेना है, अलग अलग ट्रायंगल के पार्ट्स लेने हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए डी ये वाला पार्ट ले रहा हूँ और ए बी ये वाला पार्ट ले रहा हूँ। तो ये ना लेकर हमें ये करना है कि एक मिनट रुकिए जरा, सर अगर ऐसा नहीं लिखा था मार्क्स कटेंगे ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप ये देखिएगा कि एक तो इस ट्रायंगल की साइड हो गई ए डी हो गई और एक इसकी हो गई ए बी हो गई। तो आप ये देखिएगा कि हम कौन कौन सी साइड्स यूज़ कर रहे हैं, ए डी और ए ई और ए बी और ए सी। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल की कौन कौन सी साइड में यूज़ कर रहा हूँ, ए डी और ए ई, ये यूज़ कर रहा हूँ। तो हम ए डी और ए ई को लेकर चलेंगे, ए डी और ए ई। तो बस जो कॉमन अल्फ़ाबेट है वो बीच में आना चाहिए, तो डी ए और फिर ये ए ई। तो जब कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, डी ए ई। तो भाई ऐसे है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्रायंगल डी ए ई इज सिमिलर टू, अब इसी तरीके से यहाँ पर कहेंगे बी ए सी। कैसे, ये जब ए बी और ए सी को कंबाइन करेंगे तो ए बी को पलट कर बी ए लिख देंगे तो बी ए सी हो जाएगा। समझ गए, क्लियर है? अच्छा, तो डी ए ई और बी ए सी ये दोनों सिमिलर हो गए। अब इसके बाद मुझे ना एंगल्स की बात करनी है। तो यहाँ ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देख लो जरा, इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। मैंने कहा कि इस वाले ट्रायंगल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है डी और इस वाले ट्रायंगल का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है बी, तो इस ट्रायंगल का एंगल डी और इस ट्रायंगल का एंगल भी इक्वल होगा। इस ट्रायंगल का एंगल डी और इस ट्रायंगल का एंगल भी इक्वल होगा। तो इसको आप बोल दीजिए एक्स और वाई, तो मैं साइड्स को ले चुका था, इसको जेड ले लो और इसको जेड ले लो, लिख लीजिए कि एंगल ए डी ई, एंगल ए डी ई इज इक्वल टू एंगल ए बी सी इज इक्वल टू जेड। यहाँ लिख लो से, ऐसा हमने माना। ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हो गए ना सिमिलर ट्रायंगल के। तो जब हमारे दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो हमने कह दिया कि उसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो इक्वल होंगे। इसी तरीके से मैं ये कहूँगा कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। एंगल ए ई डी, क्योंकि ये एंगल कहाँ पर लिखा हुआ है, थर्ड पोजीशन पर ई और इस पर थर्ड पोजीशन पर सी। तो एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल टू, इसको आप टी मान लो, स्मॉल टी। ठीक है, वैसे हम ये जानते हैं कि ये भी इक्वल ही होगा। हम ये जानते हैं कि भाई जब ये z है तो ये भी z होगा, क्योंकि इसकी दोनों साइड्स इक्वल है। पर कोई बात नहीं, मैंने अलग अलग ले लिया, ये स्मॉल टी है, ये स्मॉल टी है। ठीक, हमें पता है कि z और t इक्वल होगा। ठीक, अच्छा अब क्योंकि मुझे प्रूव कुछ और करना है, मैं इसको कॉन्साइक्लिक प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो आप ये समझिए कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस टी, ये वाला एंगल 180 माइनस टी हो जाएगा। तो अच्छा, ये करके हम ये प्रूव कर सकते हैं यहाँ पर, since एंगल ए डी ई
या बल्कि इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दो, और यहाँ से ये और क्या दो, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4 it is clear that from equation 3 and 4 it is clear that DE is parallel to BC. ये समझ गए कि नहीं? इक्वेशन 3 और 4 से, इक्वेशन 3 ये कहती है कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। हमारा तो इक्वेशन 3 से ही काम बन जाएगा कि भाई जब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है तो ये दोनों एंगल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बन गए। और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल कब होते हैं? जब ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल होती है। तो DE और BC पैरेलल हो गई। जब DE और BC पैरेलल हो गई तो मैंने कहा कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है। हमने पैरेलल किस वजह से देखा कि जब ये पैरेलल बन गई हैं तो भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों कौन से हो गए? को इंटीरियर एंगल, और को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री इसका सम होता है। तो हम कुछ ऐसा ही करेंगे यहाँ पर, इससे सर 180 के साथ डाल के इक्वेट कर सकते हैं सर। नहीं वो तो मेरे को समझ में आ रहा है कि वो सारी चीज़ तो ठीक है, वो तो वैसे भी चलो 180 आ रहा है। इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हैं तो भी 180 आ रहा है, T से T कट गया। मुझे ये प्रूव करना है कि इन दोनों का जो सम है, इन दोनों का सम आपका सर हो तो जाएगा सर। 180 माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू 180 कर दिया सर। उसको इक्वेशन क्या 5 दे दिया, फिर 180 माइनस टी प्लस टी, यस सर। ये 180 हो गया ना। ये तो वैसे भी 180 है, अभी माइनस टी से प्लस टी कट गया। सर लेकिन सर उसे तब तक कुछ कर नहीं रहे ना, फिर 180 से रुको एक मिनट, हमें ये प्रूव करना है कि इसका और इसका, इन दोनों का सम 180 आ जाना चाहिए। ठीक है, हम एक काम सर करते जब हैं, जेड की इक्वल है तो फिर वो ऐड होके कट हो जाएगा। कट जाएंगे, सही कह रहे हैं। एंगल ABC प्लस एंगल DEC प्लस एंगल DEC इतना कर लो बस। अच्छा, और एंगल ABC कितना है? एंगल ABC है Z प्लस एंगल DEC कितना है? 180 माइनस टी। और Z की जगह लिख दो T प्लस 180 माइनस टी, T से T कट गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन में लिख देना सिंस Z इज इक्वल टू T। ये Z इज इक्वल टू T होगा, ये बताने की जरूरत तो नहीं है। Z इज इक्वल टू T कैसे होगा? आप ये देख लीजिए, जब ये AD और AE इक्वल है तो वही Z और T भी इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली जब ये AB और AC इक्वल है, जब दो साइड्स इक्वल हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल के बेस एंगल्स तो इक्वल होते हैं, तो Z और T इक्वल हो गए। तो इसलिए Z की जगह T रख दिया, T से T कट गया, तो एंगल ABC प्लस एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो हम ये कहेंगे सिंस the sum of opposite angles of this quadrilateral since the sum of opposite angles of this quadrilateral DECB is 180 degree, so it is a cyclic, so it is a cyclic quadrilateral, that is points B, C, E and D are concyclic। आपको बस एक प्रूव कर देना, दूसरा अपने आप हो जाएगा। आपको बस एक प्रूव कर देना, अगर दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो फिर
दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इन चारों का सम तो 360 डिग्री होगा ही होगा, और इन दोनों का सम 180 डिग्री बचा तो बाकी के दोनों का सम भी तो 180 डिग्री होगा, तभी तो टोटल 360 डिग्री बनेगा। तो आप एक पेयर को कर दीजिए 180 डिग्री के बराबर, इतना होगा। ठीक है, और कोई है डाउट बताओ? सर क्वेश्चन नंबर 30 नहीं बता रहा हूँ रुको। बनाए। हाँ लाओ दे दो। 30। In the figure, quadrilateral ABCD is circumscribing a circle quadrilateral ABCD is circumscribing a circle with center O and AD is perpendicular on AB, and AD is perpendicular on AB. Full stop. If radius of a circle is 10 centimeter, if radius of a circle is 10 centimeter, comma, then find the value of x. Then find the value of x. फिगर इसमें क्या दे रखी है?
ये फिगर दे रखी है, अब वो बोल रहे हैं कि इसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो आप ये देखिएगा कि सबसे पहले मुझे ना एक चीज़ यहाँ पर समझ में आती है कि ये इसका सर्कल का रेडियस दे रखा है 10 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसके अलावा रेडियस 10 सेंटीमीटर है, ये वाला पॉइंट O हो गया। इधर हम लिखेंगे, हमें x फाइंड आउट करना है। कंस्ट्रक्शन जॉइन OP, आपको OP को ज्वाइन करना है। तो जब आपने OP को ज्वाइन कर दिया तो भाई यहाँ पर भी ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। इसका रीज़न सिर्फ इतना है कि जब भी कभी कोई रेडियस होता है या टेंजेंट और रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर बनने वाला एंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि कंस्ट्रक्शन में मैंने OP को ज्वाइन कर दिया। OS ज्वाइंट पहले से ही था, वो दे रखा था, रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर। तो जब रेडियस इधर 10 सेंटीमीटर है तो रेडियस इधर भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, अच्छा, अब ये कहेंगे कि अगर कोई भी फिगर है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल में अगर मान लीजिए कोई 3 एंगल है, क्वाड्रिलेटर में टोटल 4 एंगल होते हैं, उस क्वाड्रिलेटरल के कोई भी 3 एंगल अगर मान लीजिए 90 डिग्री के हैं तो चौथा अपने आप 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर किसी क्वाड्रिलेटर में चारों एंगल 90 डिग्री के हैं तो भाई या तो वो रेक्टेंगल है या फिर वो स्क्वायर है। और स्क्वायर में ही ऐसा होता है जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। एडजेसेंट मतलब बराबर वाली साइड इक्वल होती है, नहीं तो रेक्टेंगल में तो अपोजिट साइड से आती हैं इक्वल। तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो इसका मतलब OSAB इज द स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये लिखेंगे कि एंगल OSA इज इक्वल टू एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन में लिखेंगे एंगल बिटवीन the radius and the angle between the radius and the tangent at the point of contact. Radius and the tangent at the point of contact. इतना लिख दिया हमने। ठीक है, अच्छा, and angle SAP is equal to 90 डिग्री, ब्रैकेट में लिखिएगा, गिवन since 3 angles out of 4 in quadrilateral APOS, क्वाड्रिलेटरल का सिंबल होता है, ये छोटा सा बॉक्स बना देते हैं इसे। In quadrilateral APOS, since 3 angles out of 4 in quadrilateral APOS are of 90 degree each, so the fourth angle is also of 90 डिग्री। चौथा एंगल भी हमारा 90 डिग्री का हो गया। And adjacent sides OP and OS are equal, comma, so it is a square. एडजेसेंट साइड्स इक्वल आ गई तो ये एक स्क्वायर होगा। जब ये स्क्वायर होगा तो भाई AB भी हमारा 10 और AS भी 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, उसके बाद हम क्या कहेंगे कि CR
इज इक्वल टू सी क्यू ब्रैकेट भी लिख लीजिएगा टेंजेंट्स सर इसका आंसर 21 है। पता नहीं देखता हूँ हाँ सर, सर 21 21 है। ठीक है सी आर इज इक्वल टू सी क्यू टेंजेंट्स फ्रॉम सी तो ये जो सी आर है ये सी क्यू के इक्वल है टेंजेंट्स फ्रॉम सी तो आप ये देखिए सी आर की वैल्यू तो 27 है तो सी क्यू की वैल्यू भी 27 हो जाएगी इज इक्वल टू 27 सेंटीमीटर ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन क्योंकि मुझे जो ये सी आर है सी आर की वैल्यू 27 दे रखी है तो सी क्यू की भी 27 हो जाएगी और पूरी जो वैल्यू है सी बी वो 38 दे रखी है तो सी बी इज इक्वल टू 38 सेंटीमीटर और ये जो सी बी 38 दे रखा है सी बी को क्या लिखूंगा सी क्यू प्लस बी क्यू सी क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू 38 अब ये जो सी क्यू है ये सी क्यू कितना आया हमारे पास 27 तो बी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 38 माइनस 27 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर ठीक है बी क्यू की वैल्यू 11 तो भाई बी क्यू अगर 11 है तो फिर बी पी भी तो 11 ही होगा टेंजेंट्स फ्रॉम बी तो लिखिएगा टेंजेंट्स फ्रॉम बी आर bp and bq so bp is equal to bq is equal to bp is equal to bq is equal to 11 सेंटीमीटर ये हो गया तो bp की वैल्यू 11 आ गई 11 सेंटीमीटर therefore x is equal to कितना हो गया bp plus ap 21 21 सेंटीमीटर बताइए भाई ऑनलाइन वाले बताएं क्लियर है यस सर यस सर। ठीक है हाँ जी ये तो यहाँ रखी हुई थी अभी। कौन सा 34 सर्कल जो है water is flowing at the rate of 15 kilometer per hour water is flowing at the rate of 15 kilometer per hour 15 kilometer per hour through a pipe of diameter 14 centimeter through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long which is 50 meter long and 44 meter wide full stop in what time will the level of water
in what time will the level of water in the pond rise by 21 centimeter? In the pond rise by 20 centimeter. Twenty-one centimeters. Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter into a cuboidal pond which is 50 meter long and 44 meter wide. तो क्या करेंगे, हमारे पास एक पाइप है, तो पाइप तो जनरली सिलेंड्रिकल शेप का ही होता है. Water is flowing at the rate of 15 km per hour through a pipe of diameter 14 centimeter. तो पाइप का डायमीटर 14 सेंटीमीटर दे रखा है, यानी कि रेडियस कितना 7 सेंटीमीटर. तो इसका रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर और इसकी सिलेंडर में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं. एक तो रेडियस होता है और रेडियस के अलावा उसकी लेंथ जिसको हम हाइट भी बोल देते हैं. तो वो कितना दे रखा है 15 किलोमीटर पर आवर. 15 किलोमीटर पर आवर ये दे रखा है. थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर इनटू अ क्यूबॉइडल पॉन्ड व्हिच इज 50 मीटर लॉन्ग. एक क्यूबॉइडल पॉन्ड दे रखा है. Cuboidal pond which is 50 meter long. इसकी लेंथ दे रखी है 50 मीटर और ब्रेथ दे रखी है 44 मीटर. तो वो कह रहे हैं इन व्हाट टाइम विल द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर. मतलब वो कह रहे हैं कि उसकी हाइट जो है जो 21 सेंटीमीटर हो जाए तो कितने टाइम में ऐसा हो पाएगा. तो मैं ये कहूँगा कि लेंथ ऑफ वाटर which flows through the pipe in 60 minutes. Length of water which flows through the pipe in 60 minutes is equal to, और बल्कि इससे पहले ना यहाँ पर ये लिख लेना कि let the water in the tank rises to 21 centimeter mark in X minutes. समझ गए. हमको ये देखना है कि यहाँ 21 सेंटीमीटर वाले मार्क तक वो कितनी देर में भर जाता है. टैंक ही है क्यूबॉइडल टैंक. ठीक है. तो हम इसका आंसर 2 आवर्स आ रहा है. बेटा कितना 2 आवर्स. 2 आवर्स आ रहा है. ठीक है. अभी देखो तो लेंथ ऑफ वाटर विच फ्लोज थ्रू द पाइप इन 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स में कितनी लेंथ फ्लो कर रही है पानी की 15 किलोमीटर. 60 मिनट्स यानी कि 1 घंटा. 1 घंटे में कितनी पानी की कितनी लेंथ फ्लो कर जा रही है 15 किलोमीटर. 15 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है. जिस स्पीड से पानी उसमें फ्लो कर रहा है. नहीं समझे भाई. पानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि 1 घंटे में 15 किलोमीटर पानी की लेंथ फ्लो करके निकल रही है. तो 1 घंटे का मतलब हो गया 60 मिनट्स. तो 60 मिनट्स में कितनी लेंथ फ्लो कर रही है 15,000 मीटर. 15,000 मीटर इतना हो गया. ठीक है. तो 60 मिनट्स में इतना. तो 1 मिनट में इन 1 मिनट 1 मिनट में कितना हो जाएगा 15,000 अपॉन 60.
इतना, ठीक है। इसको चाहे तो डिवाइड करके, डिवाइड शायद होगा नहीं, 1500/6 इतना ही लिख कर छोड़ दो बस, ठीक है। ज़्यादा करो ये कर दो, 3 2 6, 3 5 15 और 2 0 तो 5, अच्छा ये तो हो गया 250 आ गया, तो 250 मीटर। तो 1 मिनट में इतनी लेंथ फ्लो कर रही है, तो x मिनट्स में कितनी लेंथ फ्लो करेगी? इन x मिनट्स 1 मिनट में इतनी लेंथ फ्लो कर गई 250 मीटर, तो x मिनट में कितनी हो जाएगी? 250 x मीटर, 250 इंटू x मीटर। सो वॉल्यूम which flows in x minutes वॉल्यूम कितना फ्लो कर जाएगा? सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई हो गया 22/7, रेडियस हो गया 7 का स्क्वायर इंटू देखिए एक काम करेंगे, ये 7 का स्क्वायर लिखने की बजाय इसको ऐसे लिखेंगे 7/100 का स्क्वायर। आप शायद समझ गए होंगे। मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि जब मैंने लेंथ जो है, लेंथ को जब मैंने मीटर में कन्वर्ट करा तो इसको भी तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मैंने इसके रेडियस जो 7 सेंटीमीटर था उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया 7/100 करके, इंटू एच कितना है? 250x। एच मतलब उसकी लेंथ जो फ्लो कर रही है। यहाँ तक समझ गए? क्लियर है? अब देखिए ये हो गया 22/7 इंटू 7 इंटू 7/100 इंटू 100 इंटू 250x। तो एक 7 से एक 7 कैंसिल आउट हो गया, 25 10 are 250, 25 4 are 100, 2 2 are 4, 2 11 are 22, 2 1 are 2, 2 5 are 10। तो न्यूमरेटर में मेरे पास आ गया 77 इंटू 5x/100 मीटर क्यूब। अच्छा, x मिनट में हमने माना था कि x मिनट में पानी का लेवल बढ़कर 21 सेंटीमीटर पर आ जाता है। तो x मिनट में जितना पानी इसमें से, जितने पानी का जितना वॉल्यूम इसमें से फ्लो करके निकल रहा है वो इसी में तो गिर रहा है आकर, ठीक है। तो x मिनट में इसकी वॉल्यूम कितनी राइज कर रही है? तो हम ये कहेंगे कि जितनी वॉल्यूम इसमें से निकल रही है उतनी ही वॉल्यूम इसमें इकट्ठी हो रही है। तो हम ये बोलेंगे इन x मिनट्स वॉल्यूम ऑफ वाटर which flows through pipe volume of water which flows through pipe is equal to volume of water in the tank। और टैंक का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? LBH करके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ये क्या हो गया? 77 इंटू 5x/100। लेंथ ब्रेथ और हाइट यहाँ किसी को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने लेंथ दिया है 50 मीटर, ब्रेथ दिया 44 मीटर, हाइट देखना 21 सेंटीमीटर ही दिया है। एक बार देख लो, 21 सेंटीमीटर ही दिया है, तो उसको डिवाइड बाई 100 कर लेंगे, L इंटू B इंटू H। 50 ऐसा ही है, लेंथ 50, ब्रेथ 44 और हाइट अगर 21 सेंटीमीटर है तो 21 वाटर राइज इनका 21 क्या मीटर या सेंटीमीटर? मीटर। मीटर है, तो मैंने सेंटीमीटर गलत लिख दिया है, मीटर लिखो इसको। अच्छा, रेडियस ऑफ द पाइप वो 7 सेंटीमीटर ही दे रखा है, हाँ वो 7 सेंटीमीटर है। ये तीनों जो है ये मीटर में दे रखे हैं, हाँ ठीक है। ठीक है, तो अपॉन 100 नहीं करेंगे, L इंटू B इंटू H ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई? 5 10 50,
7 11 जा 77, 7 3 जा 21, 11 1 जा 11, 11 4 जा 44, इधर के सारे टर्म्स कट गए, 100 को उधर ले जाओ, x इज इक्वल टू 4 3 जा 12, 12 10 जा 120, इसमें 100 और मल्टीप्लाई हो गया, तो 120 के आगे 2 0 और लगा दो, कितने मिनट्स, इतने मिनट्स, समझ गए, मिनट्स में आया ना ये आंसर हमारा। अच्छा, जब ये इतने मिनट आ गए, अब अगर इसको आर में कन्वर्ट करना है, तो आर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड, 1 0 से 1 0 कट गया, कि 200 आवर्स आ रहा है क्या, सर 2 आवर तो फिर वो 21 सेंटीमीटर ही होगा। मीटर दिया फिर गलती कहाँ हुई है? कहीं एक्स्ट्रा 100 डाल दिया होगा। हाँ कहीं एक्स्ट्रा 100 कार्ड पे नहीं नहीं, वो सर क्वेश्चन गलत होगा। देखा वो क्वेश्चन कैसे गलत होगा, उसका आर्या का आया तो है 2 आवर्स। सॉल्यूशन है हाँ देख रहा हूँ, और सर मेरा 2 आवर्स कब आया था जब वो वैल्यू सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर तब में। आगे सेंटीमीटर लिख रखी थी ना। लो जी, वो वैल्यू ना हमने गलती से, ये तुम ये सॉल्यूशन देख रहे हो और क्वेश्चन तुमने देखा नहीं है। क्वेश्चन मतलब हाइट में 34 मतलब पूछा था कि हुआ 34 था ना वो, 21 सेंटीमीटर ये रखा है, पकड़ो जरा देख लो खुद से। अरे सर सॉल्यूशन में वो और आंसर 2 आ सॉल्यूशन की फिगर में 21 मीटर दे रखा है, सॉल्यूशन में भी 21/100 लिखा हुआ है, ठीक है। 21/100 करना भी इसको, ये 2 आवर्स आएगा, 200 घंटे तक मतलब पाइप चलता ही रहेगा, 200 घंटे। कोई सेंसेस आ 2 आवर्स आएगा, कर लेना इसको। देख लो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में 21 सेंटीमीटर दे रखा है, सॉल्यूशन में जो फिगर बना रखी है वहाँ 21 मीटर दे रखा है, लेकिन जो मैथमेटिकल सॉल्व करा है वहाँ 21/100 करके कराया हुआ है, देख लेना। तो ये 2 आवर्स आ गया। तो चलिए जी, इतना कर लेते हैं आज। अभी किसी का और किसी का प्री बोर्ड है क्या? तुम्हारा कल मैथ्स का और किसी का प्री बोर्ड बचा हुआ है? ऑलमोस्ट खत्म समझो सबके प्री बोर्ड। ठीक है भाई, नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहना। और ये कुछ मैंने 4-5 कॉपियाँ अभी चेक करी हैं, मैं दे देता हूँ जिनकी सर मेरी हो अभी नहीं, तुम्हारी नहीं हुई, 4 या 5 ही करी थी, मैं अभी लेकर बैठा था 1-1.5 घंटे पहले।